हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनू फ्रॉम LBSM कॉलेज करंडी। आज मैं फिर एक बार आपके सामने हूँ अपने वीडियो लेक्चर के संग विथ द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ DNA के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ DNA। DNA जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके पीछे किस किस रिसर्चर का हाथ है उसे इतने दूर तक उसके रिसर्च को पहुंचाने के लिए और इतने इन्फॉर्मेशंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो DNA वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1869 बाय जॉन एफ मिशर, जो कि एक स्विस रिसर्चर थे। और न्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लिक एसिड है DNA, जो कि न्यूक्लिक एसिड बताने वाले थे। जो न्यूक्लिक एसिड टर्म है उसे कॉइन करने वाले थे 1889 में एल्टमैन, रिचर्ड एल्टमैन ने इसे न्यूक्लिक एसिड, जो DNA एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया है, जो कि एक स्टूडेंट थे मिशर के। DNA कंटेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम लोग जानते हैं कि DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है अपने पास, और ये बताया किन्होंने था 1944 में बाय एवरी, मैकलॉयड एंड MC कार्टी। इन सभी और भी बहुत सारे रिसर्चर थे, ग्रिफिथ और भी बहुत सारे सब इनके रिसर्चर्स थे, जो कि सभी ने मिल करके सबके अलग अलग प्रयास से ये पता चला कि DNA जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है, इसलिए उसे एज अ जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। द न्यूक्लिक एसिड नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट come in light by discovery of transformation in pneumococcus by Frederick Griffith in 1923। पहली बार DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, ये पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था, जो न्यूमोनोकॉकस के संग किया गया था, जो एक बैक्टीरिया होता है, उसके संग किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1923 में। X-ray diffraction analysis begun by William Asbury in 1940 and followed by Rosalind Franklin, Linus Pauling, Maury Wilkins। सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन जो एक टेक्निक है जिसके थ्रू DNA के स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम देखा गया था और ऑब्जर्व किया गया था, ये पहली बार स्टार्ट किया था विलियम एस्बरे ने 1940 में, जिसे कि बाद में कंटिन्यू किया रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, लिनियस पॉलिंग, मॉरिस विल्किंस, ये सभी रिसर्चर्स थे जिन्होंने उनके वर्क को कंटिन्यू किया। इन 1950 J.D. वॉटसन एंड FSC क्रिक इंट्रोड्यूस 3D मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर एंड द केमिकल डेटा obtained by the E. Chargaffs in 1950. For these contributions, Watson, Crick, Wilkins got the Nobel Prize in 1962। पहली बार 1953 में वॉटसन एंड क्रिक, जिनके DNA के स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत ही पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने BDNA का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जो स्ट्रक्चर पहली बार DNA का, और वो एक 3D मॉडल था। और इसके अलावा उन्होंने इसके कंपोजिशन के बारे में भी बताया, और कुछ जो चार्गफ्स उन्होंने भी 1950 में इसके बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके बेस पेयरिंग के बारे में भी बहुत सारी बातों को बताया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसे हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो और भी चीज़ देखेंगे। और इन सभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट 3D स्ट्रक्चर इन्वेंट हुआ और उसके संग में बहुत सारे साइंटिस्ट को, तो वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस, ये 3 साइंटिस्ट जो थे, इन्हें 1962 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि इन्होंने DNA के 3D मॉडल में के खोज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब बात करते हैं, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देख लिया, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ DNA की स्ट्रक्चर। अगर हम लोग किसी भी DNA का बात करेंगे तो सबसे पहले वो किस किस केमिकल कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के बना है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ DNA। अ नेटिव DNA मॉलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंडेड मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका साइज जो है वो बड़ा है। ईच ऑफ 2 strands ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज अ पॉलीमर ऑफ
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए क्या है? डीएनए का एक एक मॉलिक्यूल क्या है? वो पॉलीमर है। किस चीज़ का पॉलीमर है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ ये पॉलीमर है। इट इज़ बिल्ड फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेसिस आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरेमिडिन्स। इसके अलावा दूसरा रहता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट्स, और फॉस्फेट्स होता है वहाँ पे। डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। अगर हम लोग केमिकल एटॉम्स की बात करें कि किस किस एटॉम से ये मिलकर करके सारे जो पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये सभी किस टाइप के एटॉम से मिलकर बने हैं, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस का है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एटॉम्स हैं जो यूज़ होते हैं किसी भी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन शुगर। अब हमने पहले ही देखा है कि पेंटोज शुगर होता है, तो पेंटोज शुगर का मतलब है कि वो शुगर 5 कार्बन से बना हुआ होगा, और इसमें जो स्पेसिफिक डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसे हम कहते हैं 2 डीऑक्सी डी राइबोज शुगर। ये बहुत ही डिटेल में हमने अपने लास्ट वीडियो न्यूक्लिक एसिड्स में इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको इसे और डिटेल जानना है तो कृपया उस वीडियो को फॉलो कर लें। 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है वहाँ पे पेंटोज शुगर के फॉर्म में डीएनए में, और फॉस्फेट इज स्टरीफाइड एट 5 प्राइम पोजीशन ऑफ द शुगर रिंग एंड 1 नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड ऑफ द फर्स्ट प्राइम साइट। देखिए यहाँ मैंने इस डायग्राम में एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है। ये कार्बन का फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, और जहाँ पर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ये 5th पोजीशन है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन और ये पूरा जो है ये पेंटोज शुगर है, और इसके फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के संग में प्यूरिन्स या पायरामिडिन्स बेसिस, जो कि क्या है नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावे 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड है, और ये कहाँ, ये दोनों किस चीज़ के संग है ऐड है? ये है पेंटोज शुगर के संग। अच्छा, इसका जो पेंटोज शुगर होता है डीएनए का, ये डीऑक्सी राइबोज टाइप है। डीऑक्सी राइबोज का मतलब है, या इसके नाम को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो 2 डीऑक्सी यानी सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन पोजीशन पे डीऑक्सी, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी, और डी राइबोज है, ये डी राइबोज फॉर्म है। मतलब जिस शुगर के जिस चेन से बना है, इसमें सारे जो OH ग्रुप हैं वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट थे, इसलिए इसे डी राइबोज शुगर कहते हैं। उस टाइप के चेन से ये पूरा जो पेंटोज शुगर, साइक्लिक शुगर ये बना है। तो इसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। राइबोज मीन्स पेंटोज शुगर। अब नाइट्रोजनस बेसिस फॉल इनटू 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरेमिडिन्स। दे आर ऑर्गेनिक बेसिस कंटेन्स रिंग्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब ये जो प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स है ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, और सभी कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना है। और ये बेसिस जो है ये 4 टाइप के होते हैं। डीएनए में जो प्रेजेंट होंगे वो 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन जो कि दोनों प्यूरिन्स हैं, एंड थाइमिन एंड साइटोसिन ये दोनों पायरेमिडिन्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इस न्यूक्लियोटाइड्स में से हम लोग अगर इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें तो जो बचेगा शुगर और ये नाइट्रोजनस बेसिस, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो अगर न्यूक्लियोटाइड को हम लोग दूसरी तरह से हम लोग इसे ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स भी कह सकते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोसाइड का मॉलिक्यूल जिसमें स्टेरिफाइड होके फॉस्फेट ऐड हो गया है, क्योंकि फॉस्फेट जब ऐड होता है इसे हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, जो कि डीएनए में या आरएनए में ये बनता है। अब हम लोग और डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि अब तो हम लोगों ने ये देखा कि डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या होता है बेसिक। अब वो न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये जब जुड़ते हैं
तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा और क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसे देखते हैं। द न्यूक्लियोटाइड्स आर नोन टू बी कोवैलेंटली लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म लीनियर पॉलीमर। डीएनए में जो होता है स्ट्रैंड, ये पूरा जो पॉलीपेप्टाइड है इसे हम लोग स्ट्रैंड कहते हैं, ये लीनियर होता है, मतलब लाइन के फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म होगा विथ बैकबोन कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट। और इसमें बैकबोन में आप देख सकते हैं एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, उसके बाद शुगर प्रेजेंट है, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। इस तरीके से ये पूरा बैकबोन जो है ये शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। एंड ग्रुप्स जॉइंड बाय द 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और एक जो फॉस्फेट है, अगर यहाँ एक फॉस्फेट को हाईलाइट करके दिखाया गया है तो ये फॉस्फेट ऊपर के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके 3' से जुड़ा है और नीचे के न्यूक्लियोटाइड से 5' पे जुड़ा है। और इसलिए ये एक स्टर बॉन्ड यहाँ बना, दूसरा स्टर बॉन्ड 5' पर बना एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के संग में, इसीलिए इस बॉन्ड को कहा जाता है 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 स्टर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। द नाइट्रोजनस बेसेस अटैच्ड टू ईच शुगर प्रोजेक्टेड टू फॉर्म द बैकबोन लाइक कॉलम ऑफ स्टैक्ड सेल्फ्स। अब जो ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये साइड में ये स्टैक सेल्फ के जैसे हम लोग एक के ऊपर एक सेल्फ अरेंज करते हैं उस टाइप से ये अरेंज्ड होता है इस पूरे बैकबोन में। द डीएनए स्ट्रैंड्स हैव अ स्पेसिफिक पोलैरिटी ऑफ डायरेक्शन because all the internucleotide phosphodiester linkages have same orientation along the chain। अब इसमें जितने भी फॉस्फेट जुड़े हुए होंगे सभी का ओरिएंटेशन, यहाँ देखिए ये फर्स्ट है फॉस्फेट है, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो इसका 5' एंड फ्री है, लेकिन उसके बाद में ये फॉस्फेट नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से 5' एंड से जुड़ा है, 5' स्टर बॉन्ड से, उसके बाद इसी सेम शुगर से ये 3' एंड से भी जुड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर से ये 5' एंड से जुड़ा है। इस तरीके से इसका एक क्रम चलता है, हर एक न्यूक्लियोटाइड से 3 to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ही ये जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसे एक स्पेसिफिक पोलैरिटी मिलती है, यानी इसे डायरेक्शन मिलता है। अगर स्टार्ट बात करें तो ये 5' सबसे स्टार्ट में रहता है और एंड जब भी होगा जिसके बाद कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा वो 3' एंड होता है। तो इस तरीके से ये 5' एंड और ये 3' एंड, ये इसके इसी डायरेक्शन में हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यानी जो बैकबोन है शुगर फॉस्फेट का वो बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में से हम लोग लीड करेंगे। और ये पोलैरिटी यानी डायरेक्शन 5' to 3' ये हर एक न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के सेगमेंट में ये स्पेसिफिक पोलैरिटी मेंटेन रहेगी। अब एक डीएनए जो होता है हम लोग स्टार्ट में ही पढ़े सबसे शुरू में ही कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। अभी जो हमने पॉलीपेप्टाइड्स का स्ट्रक्चर देखा वो सिर्फ एक स्ट्रैंड को लेके स्टडी किया कि किस तरीके से एक स्ट्रैंड उसका बनता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो अब उसका डबल स्ट्रैंडेड किस फॉर्म में होगा, और डबल स्ट्रैंड होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज़ बेस पेयरिंग, कि प्यूरिन से पायरिमिडिन बेसेस ज्वाइंट होते हैं विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो बॉन्ड है विथ हाइड्रोजन बॉन्ड वो किससे पेयर होगा, कौन सा प्यूरिन किस पायरिमिडिन के संग पेयर करेगा, कौन सा पिरिमिडिन किस प्यूरिन के संग पेयर करेगा, इसके लिए इरविन चार्गप ने एक रूल दिया था जिसे हम लोग चार्गप्स रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग कहते हैं। और ये करीब करीब 1940s के करीब में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो उन्होंने एनालाइज किया था कि क्या एनालाइज किया था, एनालाइज द डीएनए हाइड्रोलाइजेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। उन्होंने किस चीज़ की स्टडी की थी, तो डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके डीएनए को लिया था और उसको हाइड्रोलाइज किया, एंजाइम्स के संग में उसको डिग्रेड कराया, हाइड्रोलाइज कराया, और वो जो डिग्रेडेड जो सॉल्यूशन है उससे जिसे हम लोग हाइड्रोलाइजेट्स कहते हैं उसी को लेकर करके उन्होंने स्पेसिफिक ये केमिकल नेचर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स जो कि नाइट्रोजनस बेसेस है उनके कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के विषय में बहुत सारी बातों को बताया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया
कि ये बहुत स्टेरिक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर्स इन्हीं प्यूरिन और पायरिमिडिन्स पे ये डिपेंड करता है. ऑल द नॉर्मल डीएनएज एक्सहिबिट certain chemical regularities known as Chargaff's rules of molar equivalence between purines and pyrimidine bases. उनके रूल को कहा गया क्योंकि इक्विवेलेंस उन्होंने बताया था कि कौन सी प्यूरिन किस पायरिमिडिन के इक्विवेलेंस होगा और वो किस तरीके से कंप्लीमेंटेशन करेगा एक दूसरे से. अकॉर्डिंग टू विच एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन. तो उन्होंने बताया कि जितने भी एडेनिन हैं, एडेनिन हमेशा थाइमिन के संग पेयर करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के संग पेयर करेगा. और अगर हम लोग ओवरऑल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जितना प्यूरिन प्रेजेंट होगा डीएनए में उतने ही पिरिमिडिन्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. तो पहला रूल था उनका कि एडेनिन थाइमिन से कंप्लीमेंट करेगा और ग्वानिन साइटोसिन से कंप्लीमेंट करेगा. दूसरा था कि जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट पिरिमिडिन का होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के केमिकल कंपोजिशन में. उसके अलावा उन्होंने थर्ड बताया था कि एडेनिन प्लस साइटोसिन का जितना अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट ग्वानिन प्लस थाइमिन का होगा. ये 3 रूल जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसके लिए बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है. इसके बिना डीएनए का कंपोजिशन नहीं हो सकता. द सिग्निफिकेंस ऑफ चारगप्स रूल वॉज नॉट इमीडिएटली रियलाइज, जिसे तुरंत ही रियलाइज नहीं किया गया. द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ड्राइव्स इट स्ट्रेंथ फ्रॉम चारगप्स रूल. और अब हम लोग कितने भी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सभी जो है वो चारगप्स रूल को फॉलो करते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए डू नॉट ओबे द चारगप्स रूल. अगर डीएनए किसी भी कारण से सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो चारगप्स रूल फॉलो नहीं करेगा, और नॉर्मल कंडीशन में आरएनए भी चारगप्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं. जबकि अगर जैसे कुछ वायरसेस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं तो उस कंडीशन में जब जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के जैसा परफॉर्म करते हैं और डबल स्टैंडर्ड होते हैं, उस समय वे भी चारगप्स रूल को सेटिस्फाइड करते हैं. अब इस डायग्राम के मदद से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है. तो सबसे पहला यहाँ दिखाया गया है डीएनए के डबल स्ट्रैंड में, जिसमें जो स्ट्रैंड है ये एंटी पैरेलल है. एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा एंटी पैरेलल, यानी दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली अरेंज होते हैं. और दूसरे का 5 to 3, एक को इस डायरेक्शन में हम लोग रीड करेंगे, दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रीड करेंगे. अब इसमें हम देखते हैं कि सी के संग में साइटोसिन के संग में ग्वानिन दिखाया गया है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के संग, एडेनिन के संग थाइमिन. इसी तरीके से ये कंटिन्यूअस चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. अब अगर स्पेसिफिक रूप से बात करें पहले एडेनिन और थाइमिन की, तो यहाँ थाइमिन और एडेनिन ये दो, थाइमिन क्या है, थाइमिन इज अ पिरिमिडिन एंड एडेनिन इज अ प्यूरिन. अब ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि हमेशा एक प्यूरिन के संग में पिरिमिडिन को ही जुड़ना होता है. अगर प्यूरिन अगर जुड़ते हैं तो उनके बीच में इतनी दूरी हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाता है. और अगर दो प्यूरिन जुड़ेंगे तो इतने क्लोजर हो जाते हैं कि स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से उनमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, स्पेस भी कम पड़ जाता है, प्लस वो जो बॉन्ड्स है वो इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस पैदा होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है. अब पहला थाइमिन जो कि एक पिरिमिडिन है और दूसरा एडेनिन के संग में बेस पेयर करेगा, दैट इज़ अ पिरिमिडिन. पिरिमिडिन में 9 कार्बन होते हैं, प्यूरिन में 9 कार्बन होते हैं और पिरिमिडिन में 6 कार्बन होते हैं. 6 कार्बन ये या 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है, कार्बन नहीं, हम लोग इसको मेंबर्ड रिंग कंपाउंड कह सकते हैं क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो थाइमिन है उसका जो 4 पॉइंट जो CO ग्रुप है उसके संग में एडेनिन का 6 कार्बन जो NH ग्रुप है उस O और N के बीच में 2.8 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है. और अगर दूसरा मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो हुआ, वो दूसरे अगर हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करें तो 4th पोजीशन NH ग्रुप ऑफ थाइमिन पेयर्स
या बॉन्डेड विथ फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन ऑफ एडेनिन, और इसमें 3 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रूप से हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। थर्ड कार्बन पोजीशन ऑफ थाइमिन विथ कार्बन 6 पोजीशन ऑफ एडेनिन, एंड सेकेंड इज थर्ड पोजीशन ऑफ थाइमिन विथ फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन ऑफ एडेनिन। ये इस तरीके से दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फॉर्म होते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट साइटोसिन और गुआनिन की बात करें तो साइटोसिन यहाँ प्यूरिन पिरिमिडिन है और गुआनिन प्यूरिन है। तो इसमें इस भी बॉन्ड की बात करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 3। अब ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड में जो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 4th पोजीशन कार्बन साइटोसिन का रहेगा, और गुआनिन का 6 पोजीशन कार्बन यानी CO ग्रुप के संग वो इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इसका डिस्टेंस होगा 2.9 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड जो नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 3 प्राइम नाइट्रोजन के संग साइटोसिन के, और एन फर्स्ट यानी फर्स्ट प्राइम नाइट्रोजन के संग में गुआनिन के बीच में बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 3 एंगस्ट्रॉम। थर्ड जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो सेकेंड पोजीशन CO ग्रुप ऑफ साइटोसिन, एंड सेकेंड पोजीशन कार्बन के जो NH ग्रुप होता है उसके नाइट्रोजन के संग में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो कि 2.9 एंगस्ट्रॉम का होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि एडेनिन और थाइमिन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन और गुआनिन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसमें जो एक सिंगल बॉन्ड है 3 एंगस्ट्रॉम वाला, ये कॉमन है दोनों में, और बाकी जो इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज 2.8 एंगस्ट्रॉम का, और इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 2.9 एंगस्ट्रॉम का होगा। इस तरीके से हमने स्पेसिफिक रूप से पढ़ा कि किसका कौन सा पोजीशन साइटोसिन के किस पोजीशन से कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से हम चारगप्स ने जो फाइंड आउट किया था उससे स्पेसिफिक रूप से बहुत ही डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड DNA फॉर्म, जिसे हमने बस थोड़ा सा पढ़ा है, इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये रिबन शेप हम लोग देख रहे हैं। रिबन शेप जो बैकबोन है वो रिबन शेप्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है 2 का, और इसमें हम लोग देख सकते हैं फॉस्फेट और शुगर का अल्टरनेट, फॉस्फेट है और फिर शुगर मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट है शुगर है, फॉस्फेट है शुगर, इस तरीके से अल्टरनेटिंग जो चेन का फॉर्मेशन होता है स्टैंडर्ड में। इसके अलावा जो बीच में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और साइटोसिन एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं फॉस्फेट है शुगर है, फॉस्फेट है शुगर है, और इसकी पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम, और इसकी पोलैरिटी होगी यानी डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम to 3 प्राइम, लेकिन ऑपोजिट होगा एक दूसरे से। इसे हम लोग एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं दैट इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग जिसका जो डिस्टेंस दैट इज 2 नैनोमीटर माइनर ग्रुप्स है, मेजर ग्रुप्स है, इसे हम लोग जो जब BDNA का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक का देखेंगे उसके संग में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए बात करते हैं DNA डबल हेलिक्स की, जिसे प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था, जिन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। इन 1953 उन्होंने खोजा था, 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अब स्पेसिफिक अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं। ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था ये ट्विस्टेड लैडर फॉर्म में था। इसे हम लोग एक सीढ़ी, एक ऐसे रस्सी के बने हुए सीढ़ी से कंपेयर कर सकते हैं जिसे ट्विस्ट कर दिया गया हो। अब कुछ सैलिएंट फीचर की बात की जाए तो DNA इज़ अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। इसका जो ये है हेलिक्स है ये राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड है यानी राइट टू लेफ्ट टर्न होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इसका जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होगा, जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से समझ सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2
2 पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स और स्ट्रैंड्स। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन है और ये आपस में लिपटे हुए हैं। क्यों लिपटे हैं? क्योंकि बीच में बेस पेयरिंग है नाइट्रोजनस बेसिस की, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स की, जो इनको अट्रैक्ट करके रखा है और ये ट्विस्ट है। द स्ट्रैंड्स आर एल्टी पैरेलल, जिसे समझा दिया है मैंने। वन स्ट्रैंड रन्स इन द 5 to 3 डायरेक्शन वाइल द अदर 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन। विड्थ ऑफ द डायामीटर डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। इसके अगर हम लोग इसका विथ यानी डायामीटर की बात करें तो यहाँ 2 नैनोमीटर दिया है, इसी को अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ईच टर्न और पिच ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम। पिच किसे कहेंगे? डीएनए स्ट्रैंड जहाँ से ट्विस्ट होना शुरू होता है और उसी 360 डिग्री रोटेट होने के बाद वो नेक्स्ट जहाँ पर पहुँचता है दैट इज कॉल्ड पिच। और पिच को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप के बीच में का जो डिस्टेंस है वो पिच होगा, या फिर एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड पिच। तो पिच जो होगा वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और उसमें डिस्टेंस होते हैं 10 बेस पेयर्स का। इसके बीच में ये जो लैडर नुमा स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजनस बेसिस का बताता है, बेस पेयरिंग, उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। पेयर्स यानी पेयर मीन्स एक प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है उस तरीके के 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में रहेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी ये जो 2 बेसिस हैं इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम इनका जो डिस्टेंस होगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन। इसका जो ये रिबन लाइक जो बैकबोन हम लोग देखते हैं ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है क्योंकि ये शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ही ये बॉन्डेड है आपस में। और ये पेरीफेरल रीजन यानी आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है। देखते हैं हम लोग ये सारा आउटर रीजन में प्रेजेंट है और इनर रीजन में सारे बेसिस यहाँ पर पेयर्ड हैं। द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर नॉट आइडेंटिकल बट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ड्यू टू बेस पेयरिंग। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक ये है एक ये है। ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब इसमें जो इनका बेस पेयरिंग का जो भी सीक्वेंस होगा बेसिस का, उसका ऑपोजिट जो सीक्वेंस होगा वो दूसरे स्टैंड पे प्रेजेंट होगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 2 strands are held together by hydrogen bonds formed by complementary base pairs, that is adenine with thymine pair has 2 hydrogen bonds and GC pair मतलब guanine and cytosine में 3 hydrogen bonds से पेयरिंग होती है। The guanine and cytosine is stronger about 50% than adenine and thymine। चूँकि guanine और cytosine में पेयरिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हुआ है तो जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना मजबूती उसमें रहेगा, तो वो एडेनिन थाइमिन की अपेक्षा वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड फॉर्म करता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन अ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। इसे हमने पहले ही पढ़ लिया है जो कि चारकप्स रूल के अंडर आता है, इसे फिर से नहीं रिपीट करेंगे, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिसाइड्स ऑन वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड्स। अगर हम लोग बात करें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तो चूंकि दूसरा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही पेयर है, तो जो एक अगर हम लोग बेस पेयर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को अगर हम लोग सेंस कहते हैं यानी उसका जो पूरा सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का उसे हम लोग कहेंगे सेंस स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड नॉन सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो एक जो मेन अगर एक स्ट्रैंड को मानेंगे वो सेंस स्ट्रैंड, उसका जो कॉम्प्लीमेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एंटी सेंस स्ट्रैंड। द डबल हेलिक्स हैज़ वाइड ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड मेजर ग्रुप्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है मेजर ग्रुप क्योंकि ये वाइड है, एंड माइनर ग्रुप्स क्योंकि ये सकरा जो ज़्यादा गहरा है ज़्यादा चौड़ा है वो मेजर ग्रुप, और जो कम सकरा है कम चौड़ा है दैट इज माइनर ग्रुप्स विदाउट डिसरप्टिंग द बेस पेयर्स ऑफ द डबल हेलिक्स। और इस माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप से कोई भी बेस डिसरप्शन नहीं होता है।
अब स्ट्रक्चर तो हमने डीएनए का देख लिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है दो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में, वो उसे स्टेब्लिशमेंट और कन्फर्मेशन देता है डबल हेलिक्स का। और अगर हम लोग किसी भी कारण से डीएनए का हेलिक्स अगर ब्रेक हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन। और अगर वापस अलग होने के बाद में दोनों हेलिक्स जो दोनों स्ट्रैंड्स अगर अलग एक में रहें, अलग अलग हो जाएं, तो डीनेचुरेशन। और अगर अलग अलग होकर के फिर से मिल जाएं, दैट इज़ कॉल्ड रीनेचुरेशन। तो ये एक डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका एक प्रॉपर्टी है, यानी ये डीएनए का एक प्रॉपर्टी है विथ रिगार्ड विथ अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड के संबंध में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स by chance in pH increase in temperature results in the separation of polynucleotide strands। कभी ऐसा होता है बाई चांस कि डीएनए जिस मीडियम में है या जिस भी एनवायरनमेंट में वो डीएनए है, वहाँ का पीएच अगर इंक्रीज हो गया और या फिर टेम्परेचर सडन अचानक इंक्रीज हो गया, तो ये रिजल्ट होता है सेपरेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। जो डीएनए दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से बना है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है विथ कम्प्लीमेंटेशन, वो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि पीएच में इंक्रीज हो चुका है और टेम्परेचर भी राइज हो चुका है। इसकी वजह से इस फिनोमिना को कहा जाता है डीनेचुरेशन। मतलब कन्फर्मेशन में, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, वो अपने स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन बाय डीनेचुरेशन। अगर हम लोग डीनेचुरेशन की बात करें तो इसमें जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यानी पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ब्रेक नहीं होता है, बल्कि सिर्फ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि दो स्ट्रैंड को बॉन्डिंग करके रखता है, वो ब्रेक होता है। इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। और इसे कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 260 नैनोमीटर के बैंड में अगर डीएनए में कोई भी डैमेज है, तो उसे हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के 260 नैनोमीटर के एब्जॉर्बेंस में इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए व्हाट इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर। डीनेचुरेशन जिस टेम्परेचर पर होगा, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। और स्पेसिफिक रूप से अगर इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वो टेम्परेचर मतलब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर आधा जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, हाफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो मेल्ट हो जाए। मतलब डीएनए कंटेंट का हाफ जो है प्रोपोर्शन वो मेल्ट हो जाए या डीनेचर हो जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। अब ये मेल्टिंग टेम्परेचर हर एक डीएनए के संग वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर जिस भी डीएनए में एडेनिन थाइमिन का बॉन्ड ज़्यादा होगा, यानी एडेनिन और थाइमिन का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, उसमें मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। और जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ ग्वानिन साइटोसिन के पास में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और एडेनिन थाइमिन के पास डबल प्रेजेंट है। और मेल्टिंग टेम्परेचर को हम लोग टीएम से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल एम से। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ रीनेचुरेशन और रीएनिलिंग। अब एक बार अगर डीएनए डीनेचर हो चुका है, यानी उसके स्ट्रैंड्स अलग हो गए हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बीच का अगर मेल्ट हो चुका है, तो अगर हम लोग पीएच को फिर नॉर्मल कर दें और टेम्परेचर को भी अगर हम लोग डिक्रीज़ कर दें, यानी पीएच इंक्रीज जो पीएच है उसे भी डिक्रीज़ कर दें, ऑप्टिमम पर कर दें, और टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करके ऑप्टिमम पर कर दें, तो इस कंडीशन में जो डीएनए है ये फिर से जुड़ जाता है, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड के संग में अपना बेस पेयरिंग कर लेता है एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन कंटेंट के संग में, और इस तरीके से फिर से वो अपना डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म वो ले लेता है। इस जो पूरे फिनोमेना है इसे कहा जाता है रीनेचुरेशन। यहाँ डायग्राम में मैंने बता रखा है कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन किस प्रकार होता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब डीनेचुरेशन अगर हुआ है और अगर वापस से कंडीशंस को ऑप्टिमम पर कर दिया जाए, तो फिर से रीनेचुरेशन भी हो जाएगा। अब एक और स्पेशल प्रॉपर्टी डीएनए की बात करते हैं हम लोग, डीएनए सुपर कॉइलिंग। क्योंकि डीएनए हम लोग जानते हैं सिर्फ यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो तो लीनियर शेप में प्रेजेंट होगा, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा,
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह में सर्कुलर डीएनए भी मिलता है, यानी सर्कुलर फॉर्म में, वो ओपन एंडेड नहीं होकर के क्लोज एंडेड होता है उसका जो हेलिक्स है पूरा। और चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो लीनियर हो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के समय में जब अनवाइंडिंग होता है उसके हेलिक्स का, यानी हेलिक्स ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट होता है और ओपनिंग होता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, उस समय हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारे सुपर कॉइलिंग किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग देखते हैं। सुपर कॉइलिंग मीन्स द कॉइलिंग ऑफ द कॉइल। डीएनए पहले से ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड जो है वो ट्विस्टेड यानी कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब उस ट्विस्टेड स्ट्रक्चर में अगर और भी ट्विस्ट आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे सुपर कॉइलिंग। DNA is coiled in the form of double helix with both the strand of the DNA coiling around the axis. The further coiling of that axis upon itself produces सुपर कॉइलिंग। अब उसका जो कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट है डीएनए, उसे और भी ज़्यादा कॉइल्ड कर दिया जाए तो ये सुपर कॉइलिंग को प्रोड्यूस कर देगा। इन बैक्टीरिया एंड वायरसेस डीएनए आर ऑफ्टन सर्कुलर। अधिकांशतः अक्सर हाँ जो वायरस और बैक्टीरियाज में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है न्यूक्लियोइड्स के फॉर्म में। This organization put an additional constant of the double helical structure and DNA becomes supercoiled। चूँकि वो न्यूक्लियस में बाउंड नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में उसे फ्लोट होना होता है, तो बहुत बार सर्कुलर डीएनए जो है वो अपने आप को ट्विस्ट कर लेता है और सुपर कॉइल्ड हो जाता है। अ डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट सुपर कॉइलिंग इज सेड टू बी रिलैक्स्ड। अगर किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में कोई भी सुपर कॉइलिंग नहीं है तो उसे हम लोग रिलैक्स डीएनए कहते हैं। सुपर कॉइलिंग कैन बी रिलीज्ड बाय ब्रेक इन वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स बाय एंजाइम डीएनए टोपोमरेज। अब सुपर कॉइलिंग जो होता है इसे एक स्ट्रैंड को उसके ब्रेक करके, यानी अगर दो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं उसमें से किसी एक स्ट्रैंड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए और तो उस समय उसका जो सुपर कॉइलिंग है वो कम हो जाता है और रिलैक्स फॉर्म में वो आ जाता है। द सुपर कॉइल्स में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सुपर कॉइल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव, अगर हम लोग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग किसको कहेंगे, व्हेन दे आर इन डायरेक्शन अपोजिट टू द क्लॉकवाइज टर्न्स राइट हैंडेड डीएनए। अगर राइट हैंडेड डीएनए है और उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी जिस डायरेक्शन में उसे और हम लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे टर्न करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अनवाउंड हो जाएगा। अनवाउंड बोल सकते हैं या अनवाउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट कम हो जाएगा, एक या दो जैसे हम लोग करते जाएंगे उसमें ट्विस्ट कम होता जाएगा और इसकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होगा, टॉर्शन प्रेशर बिल्डअप होगा और उसकी वजह से ये इसमें अनवाइंडिंग हो जाएगी। और ये अनवाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी टेक्निक से डीएनए अपने रेप्लिकेशन के टाइम में अनवाइंडिंग करता है अपना। और अगर अनवाइंडिंग नहीं होगा, मतलब बीच में कुछ स्ट्रैंड्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हुआ थोड़ा भी, तो उस समय वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज जाकर करके उसे ओपन करेगा और पॉलीमरेज वहाँ पर अपना एक्टिविटी दिखाता है। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस और डीएनए टू आरएनए बनने के समय में, एमआरएनए के समय में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में विदाउट अगर अनवाइंडिंग नहीं हुआ डीएनए में तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो अनवाइंडिंग और सुपर कॉइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डीएनए का एक फीचर, जिसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से अनवाइंडिंग होगा और उससे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। अब बात की जाए पॉजिटिव सुपर कॉइल्स की, तो दैट लीड्स टू ओवर वाइंडिंग विच कैन बी क्रिएटेड इन विट्रो। अगर ओवर वाइंडिंग यानी बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होता है तो जो भी एंजाइम्स हैं उनको मूव करने में, रेप्लिकेटिव एंजाइम्स को बहुत ही परेशानी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन का प्रोसेस हाल्ट होता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए जो डीएनए टोपोमरेज है वो एंजाइम्स जो हैं वो इसे कट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड कट करें या डबल स्ट्रैंड कट करें। अब इस सुपर कॉइलिंग के संग में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना जुड़े हुए हैं, दैट इज़ पैरामीटर्स फॉर डीएनए सुपर कॉइलिंग, जिससे ये पता चलता है कि डीएनए सुपर कॉइल्ड होगा, पॉजिटिवली होगा, नेगेटिवली होगा या क्या होगा। तो इस सुपर कॉइलिंग को हम लोग लिंकिंग नंबर से मेज़र करते हैं और लिंकिंग नंबर डिपेंड करता है ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर से। और इसे अगर ट्विस्टिंग नंबर और रीडिंग नंबर को अगर हम लोग समझें तो सपोज़ ये एक सर्कुलर डीएनए है
और इस डीएनए में एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर कितनी बार लिपटा रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड लिंकिंग नंबर। इसमें जितने नंबर्स होंगे इस सेकंड स्ट्रैंड के लिपटने के, क्रॉस करने के, दैट इज़ कॉल्ड लिंकिंग नंबर, जिसे हम लोग कैपिटल एल और स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ये हो गया लिंकिंग नंबर। और ये लिंकिंग नंबर हमेशा वेरी करता है कि अगर पॉजिटिव सुपर कॉइल होगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल होगा तो लिंकिंग नंबर हमेशा इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव सुपर कॉइल होगा तो लिंकिंग नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा। इस ग्रेजुएशन लेवल पे ये फिनोमेना इतना ही पढ़ना है, इसलिए मैंने इसे समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है लिंकिंग नंबर और ट्विस्टिंग और रीथिंग नंबर की, जो कि आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन मैंने बस इसे चूँकि डीएनए की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रही थी, सुपर कॉइलिंग, इसलिए आपको आपके संग में इतना डिस्कस किया। इस तरीके से हमने इस वीडियो में डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा कि डीएनए का किस तरीके से बना होता है। उसका बेसिक जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, एक एक मोनोमर उसके पॉलीमर से ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म होता है। फिर इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, जिसकी वजह से एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा। इसे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को अपने मॉडल से समझाया था। इसकी वजह से उन्हें 1969 में 62 में आई थिंक नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूफ होगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूफ होगा आपके लिए। और यहाँ डीएनए सुपर कॉइल और सारा कुछ का जो फिनोमेना है ये भी बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। और कुछ मैंने यहाँ डायग्राम भी लगाया है, आप इसे देख कर करके समझ सकते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको कि किस तरीके से कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और तो कृपया इसे लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें मैं टाइम टू टाइम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की और भी वीडियोस इसमें अपलोड करूँगी, जो कि हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।